वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल बायो एनर्जी क्रॉप्स के बारे में है। अभी हाल ही में एक स्टडी आई है, एक नई स्टडी, जिसमें यह कहा गया कि अगर हम एनुअल क्रॉप्स को पेरिनियल बायो एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट कर दें तो जिस भी एरिया में ये क्रॉप्स लगाई जाएंगी वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसके जरिए जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है हमें उससे लड़ने में मदद मिलेगी। एनुअल क्रॉप्स कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में पूरे साल का समय लगता है, उन्हें एनुअल क्रॉप कहा जाता है। कुछ पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 1 साल से अधिक समय लगता है, वो 2, 5 या 10 साल हो सकता है, उसे पेरिनियल क्रॉप कहा जाता है। अगर वो बायो एनर्जी जनरेट करते हैं तो आप उन्हें पेरिनियल बायो एनर्जी क्रॉप कह सकते हैं। बायो एनर्जी एक ऐसी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से कलेक्ट करते हैं। वो या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। इसमें कई तरीके से हम फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक देखिए मीथेन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बायो एनर्जी से ही हम एथेनॉल बना के उसे ब्लेंड करते हैं पेट्रोलियम में। वैसे लकड़ी भी काइंड ऑफ बायो एनर्जी ही है। तो बायो एनर्जी को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं पेरिनियल क्रॉप के रूप में तो वो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। बायो एनर्जी क्रॉप्स में कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स आ जाते हैं जिनकी कॉस्ट कम होती है और उनका इस्तेमाल बायो फ्यूल के प्रोडक्शन में किया जाता है। दैट में इंक्लूड एथेनॉल। बायोफ्यूल जनरेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में। फर्दर ये फोटोसिंथेटिकली इफिशिएंट क्रॉप्स जो होती हैं ये फॉसिल फ्यूल का एक रिलायबल अल्टरनेटिव भी बनते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बायो एनर्जी क्रॉप्स हैं वो ऐसे एनर्जी का सोर्स बन सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के स्ट्रेस को ये कम करेंगे। ये सॉइल कार्बन को भी फिक्स कर सकते हैं। जो फर्दर मेटल कंटेमिनेशन सॉइल में है उसे भी रिमीडिएट करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। स्टडी में क्या पाया गया? स्टडी में ये पाया गया कि कोई ऐसा एरिया जहां पर बायो एनर्जी क्रॉप्स को उगाया गया, एक तो पहले डेटा है। डेटा ये है कि दुनिया भर में जितनी भी जमीन है, जो लैंड एरिया है, उसका 3.8% बायो एनर्जी क्रॉप्स ऑक्यूपाई करता है, प्लस माइनस 0.5% और कर लीजिए, ज़्यादा या कम, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, अंदाज़ा है। फर्दर अगर हम उस एरिया में ग्लोबल टेम्परेचर को देखें तो वो 0.08% माइनस कर देता है, मतलब 1% से थोड़ा कम वो टेम्परेचर को उस रीजन में रिड्यूस करता है। इसमें भी 0.5% आप प्लस माइनस कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कितने बड़े एरिया में उसे लगाया गया है। रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि एयर टेम्परेचर जो है वो 0.3 से लेकर 0.8 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस हो जाता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लंबे समय तक पेरिनियल बायो एनर्जी क्रॉप्स उगाते हैं तो 50 साल में ये कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने में एक नया विकल्प हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट के बारे में है। अगर कोई आपके सामने ये कह दे कि मैं इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता, तो आप बड़े आश्चर्य भरे भाव से उसे देखते हैं कि अरे अब तो इंटरनेट सब यूज़ करते हैं, आप कैसे इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं। ये सभी के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, बट वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कहता है कि अभी इंडिया में महज 41% लोग ही ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते भी हैं उनमें से सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते। ऑनलाइन पेमेंट ना करने के 2 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। एक तो डिजिटल लिटरेसी का ना होना, वो असहज हैं ऑनलाइन पेमेंट करने को लेकर, और दूसरा उनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, और बिना इंटरनेट के ऑनलाइन पेमेंट होती नहीं है। अभी तक तो प्रेजेंट में नोशन यही है। लेकिन डिजिटल लिटरेसी को लेकर तो गवर्नमेंट कई तरीके के कैंपेन्स चलाती है ताकि लोगों को डिजिटली अवेयर किया जाए। इस इंटरनेट की समस्या का क्या करें? इस इंटरनेट की समस्या के निदान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी एक नए फ्रेमवर्क के साथ आया है, जहां पर उन्होंने फैसिलिटेट करने का प्लान बनाया है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट, वो भी ऑफलाइन मोड में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफलाइन मोड? ऑफलाइन मोड का मतलब ये है कि इस प्रकार के डिजिटल पेमेंट को करने के लिए ना तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही टेलीकॉम कनेक्टिविटी की, मतलब अगर मोबाइल में टावर ना भी हो तब भी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट इसमें नहीं अलाउ किया जाएगा। जो अमाउंट अलाउ किया गया है इन वन गो, दैट इज जस्ट 200 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, और जो ओवरऑल लिमिट रखी गई है वो 2000 की रखी गई है। चूंकि ये बिना किसी इंटरनेट या टेलीकॉम
कनेक्टिविटी की हो रहा है तो अलर्ट नहीं दिया जा सकेगा कि ये अमाउंट डिडक्ट हो गया है। इन दैट केस फाइनेंशियल फ्रॉड की कंडीशन भी आ सकती है। दैट्स वाई इस अमाउंट को बहुत बड़ा नहीं रखा गया है। अब ये जो ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट किया जाएगा, ये कुछ चैनल या इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किया जाएगा, जैसे कि कार्ड्स, किसी प्रकार का ई वॉलेट या फिर मोबाइल डिवाइसेस। अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा, ये वर्तमान में केवल दो लोग जानते हैं, ऊपर भगवान और नीचे आरबीआई। अब दो में से अगर कोई हमें बताएगा तो हमें पता चलेगा कि आखिर ये प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होने वाला है। आरबीआई ने तो अभी कुछ क्लियर नहीं किया है और भगवान से अभी तो मुझे ये उम्मीद नहीं कि वो ये बताने वाले हैं कि ये ई पेमेंट कैसे होने वाला है। तो वेट करते हैं आरबीआई के कि वो डिटेल्स शेयर करें कि आखिर ये पूरा मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा। फर्दर ये तो उन्होंने बोल दिया कि कोई एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब कोई ओटीपी वगैरह तो नहीं आएगा। चूंकि ट्रांजेक्शन ऑफलाइन होगा तो अलर्ट एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आएगा और वो भी टाइम लैग के साथ, यानी कि थोड़े समय के बाद आएगा। जब हो सकता है, सपोज करिए कि अगर टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है तो जब टावर वगैरह आ जाएगा तो एसएमएस आ जाएगा। लेकिन जो आरबीआई ने कहा है कि जो फ्रेमवर्क है वो तो इफेक्टिवली हो जाएगा तुरंत। और जो पीएसओ हैं यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं और पीएसपीज हैं यानी कि पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सभी लोग स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे नई गाइडलाइन के साथ कंप्लाई करते हुए। वर्तमान में जो डिजिटल पेमेंट यूजर्स हैं इंडिया में वो 120 टू 150 मिलियन है। अगर हम इस प्रकार के स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट को ऑथराइज कर देंगे तो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, जो पेमेंट करने लग जाएंगे ऑनलाइन मोड में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के बारे में है। 5 साल हो चुके इस स्कीम को आए हुए। न्यूज में ये निकल के आया कि इस स्कीम में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अभी भी किए जा सकते हैं। अच्छी बात है, हर स्कीम में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है और होना चाहिए। बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में या फिर प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के बारे में। एग्जैक्टली ये है कि काइंड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के प्रावधानों को फॉलो करके ही तैयार किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे इंप्लीमेंट करता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्य सरकारों को भी अपना हिस्सा देना पड़ता है। उद्देश्य ये है कि जो भी महिलाएं मैटरनिटी की सिचुएशन में जाती हैं, वो अगर कोई काम कर रही हैं तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगी तो उनका वेज लॉस होता है। सारा कंपनसेशन तो नहीं दिया जा सकता, थोड़ा बहुत कर दिया जाए। फर्दर उन्हें थोड़ा बहुत असिस्टेंस मिल जाएगा फाइनेंशियल, तो उनकी डिलीवरी सेफ हो सकती है, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकता है और फीडिंग प्रैक्टिस बेहतर हो सकती है। फर्दर अवेयर किया जाता है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड किया जाए, क्योंकि इनिशियल 6 मंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये बच्चे के लिए। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स मतलब वो मदर्स जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको उनकी प्रेगनेंसी के जो भी ये प्रावधान है वो 1 जनवरी 2017 के कैप के साथ लगाया गया, तो जो भी उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसके एम्बिट में आ जाएंगी। फर्स्ट लाइव बर्थ के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट दी जाएगी। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स ऐसी महिलाएं जो या तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ या किसी पीएसयू में, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, बेनिफिट में ये है कि इस स्कीम के तहत प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स को 5,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। कुछ प्री कंडीशंस भी हैं, जैसे कि उन्हें प्रेगनेंसी का अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब उन्हें उनका पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। एंटीनेटल चेकअप करवाएंगे तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। बच्चे के रजिस्ट्रेशन को, बच्चे के बर्थ को रजिस्टर करवा देंगे तो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा। फर्दर देखिए, इसके अतिरिक्त इस 5,000 के अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये का और बेनिफिट दिया जाता है, तो यूजुअली महिलाओं को 6,000 रुपये तक का लाभ मिल जाता है। इसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत ही उसी के अंडर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे इनॉग्रेट किया है अभी हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। इसके जरिए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। किस लिए? स्पेस साइंसेस में, सैटेलाइट डेवलपमेंट में और फ्यूचर चैलेंजेस स्पेस रिसर्च के कैसे मीट किए जाएं उसके लिए। यह सेंटर डेडिकेटेड है इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी को, जिन्होंने 2003 के कोलंबिया शटल डिजास्टर में अपनी जान गंवा दी थी। सेंटर जो है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन भी होगा, जिसे लॉन्च किया जाना है। उन 75 स्टूडेंट बिल्ड सैटेलाइट्स में, जो कि 75th इंडिपेंडेंस डे 2022 को लॉन्च किए जाने हैं। तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट लॉन्च करेगी उसका ग्राउंड स्टेशन यही रिसर्च सेंटर होगा।
CUSAT एक नैनो सैटेलाइट है जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं। ये 15 अगस्त 2022 को लॉन्च किया जाएगा। ये डेटा कलेक्ट करेगा पंजाब के बॉर्डर एरियाज का एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग और नेचुरल डिजास्टर फोरकास्टिंग को लेकर। अच्छी बात है। इसके बाद पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके पास अपना खुद का, मतलब एक बॉर्डरिंग स्टेट बन जाएगा जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट होगा स्पेस में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चाइना के एक ब्रिज के बारे में है जो कि पेंगोंग लेक पे बनाया जा रहा है। अभी ये न्यूज में निकल के आया कि चाइना एक नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है पेंगोंग सो मतलब लेक पर। इसके बाद वो पेंगोंग सो की रीजन में अपनी पैठ को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। ये जो उसका ब्रिज है ये LAC के काफी क्लोज है। यद्यपि ये जो चाइना का एरिया है उसी में है। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये LAC से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब अगर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में तो वो 25 किलोमीटर अपनी तरफ ये ब्रिज बना रहा है। लेकिन फिर भी ये चूंकि LAC के काफी क्लोज है तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है और जब भी इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक डोमेन में कोई काम करे तो इस ब्रिज को जरूर से संज्ञान में ले। ये जो पेंगोंग सो है इसके नदन और सदर्न बैंक को कनेक्ट करेगा। ये पेंगोंग सो है, इफ यू कैन सी दैट इन द इमेज। तो यहाँ पे काफी एक नैरो पार्ट है, वहीं पर इस ब्रिज को ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस जगह पे ये ब्रिज बन रहा है। दो लोकेशंस हैं नॉर्थ बैंक पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी जहां बैठती है दैट इज कुरनाक फोर्ट, और सदर्न बैंक पे मोल्दो, इन जगह पे वो रहते हैं। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर की है और इसे कनेक्ट करने के लिए उन्होंने इस ब्रिज को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। पहले उन्हें इस दूरी को तय करने में 12 घंटों का समय लग जाता था, जो इस ब्रिज के बाद महज 3 से 4 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया को भी इस पर जरूर से ध्यान रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के बारे में है। चेन्नई में ये जो इंस्टीट्यूट है इसने 3 जनवरी को अपने 60 साल कंप्लीट कर लिए। इसे 1962 में फाउंड किया गया था अल्लादी रामकृष्ण जी के द्वारा 3 जनवरी को ही। ये साउथ चेन्नई में लोकेटेड है, अड्यार तारामनी एरिया में। ये ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे फंडामेंटल रिसर्चेस की जाती हैं। किस फील्ड में? थ्योरेटिकल फिजिक्स के, मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इन सभी फील्ड्स में रिसर्च के लिए इस इंस्टीट्यूट को इस्तेमाल किया जाता है। इसे गवर्न किया जाता है एक बोर्ड के द्वारा और एक एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसे सपोर्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और तमिलनाडु की सरकार भी इसे असिस्टेंस देते हैं। यह ऑपरेट करता है कब्रू सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गिटहब के बारे में है। गिटहब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी सर्विस है। ये क्या है ये बताता हूं, फिर बताता हूं न्यूज में क्यों आया। गिटहब एक्चुअली में एक कम्युनिटी है। हब है मतलब कई सारे लोग यहां पे इकट्ठा होते हैं। तो कौन से लोग हैं जो यहां पे इकट्ठा होते हैं? यहां पे इकट्ठा होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एथिकल हैकर्स, या जो मलाफाइड हैकिंग करते हैं वो लोग भी इस डोमेन में आ जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो करते क्या हैं कि उन्होंने सपोज करिए कोई एप्लीकेशन बनाया है, वो नहीं चाहते कि वो उसे बेचें, वो चाहते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में फ्रीली एक्सेस किया जाए। तो उस सॉफ्टवेयर या पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई कोड या सॉफ्टवेयर का कोई आइडिया वो गिटहब पे शेयर कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो इसकी समझ रखते हैं, तो वो उनसे रिव्यू मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि आइए हमारे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, हम इसे और बढ़िया तरीके से इंप्रूव करके बना देते हैं, या आप हमारे कोड में कोई एरर बता दीजिए, हमारी कोई प्रॉब्लम फिक्स कर dीजिए। तो कुल मिला के ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी की समझ रखते हैं उनका एक ग्रुप होता है और बहुत ही बड़ा एक कम्युनिटी है ये गिटहब, जहाँ पे तरह तरह के एथिकल हैकर्स, मॉडिफाइड हैकर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, ये सभी आपको मिलेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के कोड होते हैं जो यूजर्स अपनी स्वेच्छा से अपलोड करते हैं लोगों को देखने के लिए, एडिट करने के लिए, या उस पर वो रिव्यूज मांगते हैं। तो गिटहब इस संबंध में कार्य करता है। लेकिन ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि गिटहब पे अभी एक ऑफेंसिव नेम का एप्लीकेशन आया। ऑफेंसिव नेम इसलिए बिकॉज इसका नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं होगा। वो एक मुस्लिम महिला को जो कि इंडिया की हैं उन्हें हैरेस कर रहे थे। ये जो एप्लीकेशन है उसने उन महिला की कुछ पिक्चर्स को सोशल मीडिया के उनके हैंडल से चुरा लिया था और वो यूजर्स को इनवाइट कर रहे थे कि आइए इस पिक्चर के लिए बिड करिए। काइंड ऑफ वो उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो गिटहब ने तुरंत ही उस यूजर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यानी कि सर्ट इनको गवर्नमेंट की ओर से ये कहा गया है कि वो एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें और गिटहब पर होने वाली इस एक्टिविटी की सख्ती से जांच की जाए और कार्यवाही की जाए, ताकि फर्दर इतनी बड़ी एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की एक्टिविटीज ना होने पाए। आइए रिवीजन करते हैं। ऑफलाइन स्मॉल वैल्यू ई पेमेंट, इसमें जो पेमेंट है
वो 2000 पर ट्रांजेक्शन और ओवरऑल लिमिट जो है वो 2 लाख की है। गलत है, 200 और 2000 है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट्स ट्रू। पहला बॉर्डर स्टेट जिसके पास अपनी खुद की सैटेलाइट होगी राजस्थान, गलत है, पंजाब। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस ये कबरू सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, दैट्स ट्रू। ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।